हाँ जी, कल हम लोगों ने इंडिया की जो बायोडायवर्सिटी थी वो देखी थी। आज हम इंडिया को बायोजोग्राफिकल रीजन में डिवाइड करके देखेंगे। देखो, बायोजोग्राफिकल रीजन का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, ऐसे क्षेत्र जिनमें बायो लेवल पर एक तरीके की सिमिलैरिटी देखने को मिलती हो। यानी एक तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां एक जैसी मिले, उस क्षेत्र को हम लोग एक बायोजोग्राफिकल रीजन कहेंगे। तो चूंकि इंडिया एक मल्टी क्लाइमेटिक जोन कह सकते हैं उसे है, इसमें अलग अलग तरीके की जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलती हैं अलग अलग एरिया में। तो मोटे तौर पर हम लोग इसे बायोजोग्राफिकल रीजन में 10 में बांट लेते हैं, 10 में, है ना। उन 10 को हम लोग देख लेते हैं। अभी इसमें नेक्स्ट लिखिए हिमालयन रीजन। अब हिमालयन रीजन में देखो, ट्रांस हिमालयन रीजन में तो वो हिस्सा आएगा जो सबसे हिमालय के बनने से भी पहले था, जैसे तिब्बत वगैरह का पठारी और अपर रीचेस हिमालय के, वहां का रीजन। हिमालयन रीजन में हिमालय का एरिया आ जाएगा, यानी पूरा हिमालय। पूरे हिमालय में तीन भागों में उसे हम लोग बांट के देख सकते हैं: ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। इसमें एक ही प्रकार के जीव जंतु और प्राणी देखने को मिलते हैं। सिमिलैरिटी उनमें काफी ज्यादा है। हालांकि शिवालिक को देखें और अगर ग्रेट हिमालय के देखें तो उसमें अंतर मिलेगा, क्योंकि शिवालिक में तो हम लोगों को मॉनसून फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं और ग्रेट हिमालय में कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे, लेकिन जीव जंतुओं के लेवल पर एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो आप लिख लीजिए इसमें हिमालयन क्षेत्र डाल लीजिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात आप समझना, अगर आप मैप में देखो तो मैप में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। जो हिमालय का वेस्टर्न वाला हिस्सा है, जहां कश्मीर है, वो इक्वेटर से दूर है और वो समुद्र से भी दूर है। जबकि ईस्टर्न हिमालय वाला हिस्सा इक्वेटर के, सॉरी इक्वेटर कह रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से दूर है वेस्टर्न हिमालय वाला हिस्सा। जबकि ईस्टर्न हिमालय वाला हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है और समुद्र के भी नजदीक है कंपैरेटिवली। इन दोनों वजह से पूर्वी हिमालय में बारिश ज्यादा होती है, पश्चिमी हिमालय में बारिश कम होती है। इसीलिए पूर्वी हिमालय में घने जंगल मिलेंगे, पश्चिमी हिमालय में घने जंगल नहीं मिलते। क्योंकि पूर्वी हिमालय समुद्र के नजदीक है, तो इसलिए वहां सर्दी भी कम पड़ती है। इसलिए वहां स्नो लाइन, यानी जहां से बर्फ की शुरुआत होती है पूर्वी हिमालय में, वो बहुत ऊंचाई पर मिलती है, जैसे कंचनजंगा सिक्किम वगैरह में। अदरवाइज तो नहीं मिलती है। जबकि वेस्टर्न हिमालय में चूंकि ऊंचाई भी उसकी थोड़ी ज्यादा है और समुद्र से काफी दूर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी दूर है, यानी जहां सूरज चमकता है, इसलिए वहां जल्दी ही ठंड ज्यादा पड़ती है, तो जल्दी ही स्नो लाइन देखने को मिल जाती है हम लोगों को। तो ये दो इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, हिमालय में भी, पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी हिमालय में, दोनों के बीच में। इसलिए हिमालय एक ऐसा रीजन है, ये सवाल आया है, हिमालय एक ऐसा रीजन है जिसमें सभी प्रकार के वन मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिक, सॉरी, सभी प्रकार के माने कि हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑब्वियसली मिलेंगे पूर्वी हिमालय में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर और टुंड्रा टाइप के, जो हमने पीछे पढ़े, टुंड्रा टाइप तक के जो फॉरेस्ट हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं हिमालय में। ये पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा ये था कि हिमालय में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, या शायद एक स्टेटमेंट था ये कि हिमालय में भारत में पाए जाने वाले अधिकतर वनों की प्राप्ति होती है। तो ये सही है।
ज्यादातर वन वहां मिलते हैं। ज्यादातर माने टाइप के, ज्यादातर टाइप के वन वहां देखने को मिल जाते हैं। तो आप लिखना, अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो हम लोगों को ये पता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, और हिमालय में अगर ऊपर की ओर जाएं तो फिर ऊंचाई में वृद्धि होती है। इसलिए हिमालय के जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहां अल्पाइन प्रकार के फॉरेस्ट, या फिर उससे भी ऊपर टुंड्रा प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे। टुंड्रा माने ठंडे क्षेत्रों के वन। और अगर हम लोग नीचे की ओर आए हिमालय में, तो फिर मैदानी क्षेत्रों से जो लगे हुए हिस्से हैं जैसे कि शिवालिक, यहाँ हम लोगों को उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप बिजनौर के ऊपर जैसे अमनगढ़ नेशनल पार्क है वहां देख सकते हो, जिम कॉर्बेट में आप देख सकते हो। ये इसी प्रकार के यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो एक चीज बताइए सोच के, अपर रीचेज है हिमालय के जहां पर बारिश कम होती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, अल्पाइन टाइप की ट्रीज होंगी या टुंड्रा टाइप की होंगी, यानी कम होंगे वनस्पतियां। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ छोटे स्तनधारी मिलेंगे, यानी स्मॉल साइज के मैमल्स, क्योंकि हर्बीवोरस की संख्या कम होगी। अगर हर्बीवोरस भी होंगे तो कम होंगे, छोटे साइज के होंगे क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है। जबकि लोअर एरियाज में हमें बड़े हर्बीवोरस देखने को मिलेंगे, तो फिर बड़े कार्निवोरस भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे शिवालिक में आपको भालू और बाघ मिल जाएगा, टाइगर और भालू ये सब मिल जाएंगे, हाथी भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऊंचाई जैसे हिमालय में बढ़ेगी तो ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि निचले क्षेत्रों में वन ज्यादा होंगे, उष्णकटिबंधीय टाइप के वहां फॉरेस्ट मिलते हैं जो कि तुलनात्मक रूप से घने होते हैं। तो इसलिए जीव जंतुओं में भी बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें अगला ज्योग्राफिकल रीजन है मरुस्थल या डेजर्ट। ठीक है, मरुस्थल या डेजर्ट अगला ज्योग्राफिकल रीजन है, तीसरा। देखो ये हम लोगों के यहाँ देखने को मिलता है पश्चिम में, और पश्चिम में भी दो राज्यों में स्पेशली देखने को मिलता है, राजस्थान में और गुजरात में। ये मानते हैं कि लगभग 6.9% एरिया पर ये रेगिस्तान है, भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पर। यहाँ भी परेशानी यही है कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए यहाँ भी जो शाकाहारी मिलेंगे वो बहुत बड़े आकार के जनरली नहीं मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग ऊंट को अगर हम लोग इस मामले में छोड़ते, क्योंकि अगर बिल्कुल डेजर्ट की बात करें, बेयर डेजर्ट की बात करें, तो ऊंट बेयर डेजर्ट का प्राकृतिक प्राणी नहीं है, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में ऊंट का विकसित विकास उसका हो जाता है जिन क्षेत्रों में बारिश थोड़ी सी ज्यादा होती हो, रेगिस्तानी क्षेत्र में भी जो थोड़ा सा वेट टाइप का हो। पर अनुकूल राजस्थान मतलब रेगिस्त रेत के अनुकूल वो इसलिए है क्योंकि उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसकी, या शारीरिक उसकी जो बनावट है वो इस तरीके की है कि वो राजस्थान में सरवाइव कर सकता है, क्योंकि उसका विकास राजस्थान के रेगिस्तान के, राजस्थान तो नहीं कहना चाहिए, रेगिस्तान के जो आसपास के एरियाज हैं उनमें होता है वो। इसलिए ऊंट हम लोगों को केवल रेगिस्तान में ही नहीं, मतलब वार्म डेजर्ट में ही नहीं बल्कि कोल्ड डेजर्ट में भी मिल जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट में भी, लेकिन ऊंट अलग तरीके के होते हैं। वो कोल्ड डेजर्ट में बहुत बड़े नहीं होते, साइज में छोटे होते हैं। वार्म डेजर्ट में वो बड़े साइज के होते हैं। जैसे गोबी वगैरह में अगर आप देखो तो मंगोलिया वगैरह में तो वहां भी ऊंट देखने को मिलेंगे, लेकिन अब वो तो कोल्ड डेजर्ट है तो वहां उस टाइप के नहीं देखने को मिलते, आकार में छोटे मिलेंगे। वार्म डेजर्ट में थोड़े बड़े होते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जंगली गधा, विल्ड एस।
हम लोगों के यहाँ गधे साइज में बड़े मिलेंगे, वहां गधे साइज में छोटे मिलते हैं, जो रेगिस्तान के गधे होते हैं। लेकिन उनकी खास बात ये होती है कि वो खारा पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं, सलाइन वाटर भी। इसलिए सिंध और स्पेशली सिंध में और गुजरात का जो कच्छ है, वहां का जंगली गधा फेमस है। गुजरात के गधे फेमस हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं। और अब तो क्योंकि आजकल तो दुनिया का भी भ्रमण करने लगे हैं गुजरात के गधे, तो फिर पूरी दुनिया में ही फेमस हैं अब। भारत में तो पहले ही फेमस थे। तो आप लिख लीजिए। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है। मैंने आपको बताया था कि ये डेजर्ट के पास ही एक वो क्षेत्र भी होता होगा जहां थोड़ी ठीक बारिश होती होगी। तो जहां थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा बारिश होती है, मरुस्थल से लगे क्षेत्रों में, वहां टेम्परेट ग्रासलैंड, सॉरी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विकसित हो जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में घास बड़ी होती है, तो फिर वहां थोड़े बड़े हार्बीवोरस और थोड़े बड़े कार्निवोरस भी देखने को मिलेंगे। जैसे ब्लैक बक और लॉयन, ये दोनों देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक बक एक हिरन होता है, काला हिरन भी कहते हैं उसे, हालांकि बिल्कुल काले रंग का तो नहीं होता, डार्क ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ब्लैक बक कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक पक्षी है, एवियन है, और राजस्थान का ये राज्य पक्षी भी घोषित है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशीज है। भारत और सिंध में ये, भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध में ये खूब देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी खूब रूलिंग वगैरह दी अभी हाल फिलहाल में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में मिलने वाला एक पक्षी है। लोग इसका शिकार करते हैं। पाकिस्तान में तो शेख लोग आते हैं शिकार करने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। पाकिस्तान सरकार उन्हें प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो खूब पैसे देते हैं उन्हें। तो आप लिखिए कि आप, तीसरा है, वैसे तो देखो ये मैंने डेजर्ट में ही आपको करा दिया है, डेजर्ट में ही ये मैंने आपको लिखवा दिया है ये सारा जो भी अगले टॉपिक का है। लेकिन इसको अगले टॉपिक को हम लोग कहते हैं सेमी आरिड रीजन। तो आप नेक्स्ट इसमें डाल लीजिए सेमी आरिड रीजन या अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी आरिड रीजन। देखो, अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब यही है कि जहां पर रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तान से के पास का एरिया, जहां ड्राइनेस थोड़ी कम हो, यानी थोड़ी बहुत बारिश होती हो, यानी वही एरिया जहां ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। तो मैंने ऊपर आपको ये लिखवा दिया है एक ही जगह पर, ये ऊपर वाला ही रीजन है। एशियाटिक लॉयन, जिसके बारे में अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, वो यहीं का एंडेमिक है। तो आप केवल पांचवा लिखिए, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, और ये बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी है। तो यहाँ के जीव जंतु भी इंपॉर्टेंट हैं और वनस्पतियां भी इंपॉर्टेंट हैं। वेस्टर्न घाट, अगर आप मैप में इसे देखोगे तो ये महाराष्ट्र में शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में तापी नदी से लेकर, नर्मदा और तापी नदी ऊपर की ओर है, उसमें नर्मदा से नीचे आप देखोगे तो तापी नदी दिख जाएगी। तापी नदी से लेकर शुरू होता है और उसके बाद केरला तक चला जाता है। एक लंबी श्रृंखला है ये पर्वतों की, केरला तक। हालांकि पर्वत क्या, ये किनारा है पृथ्वी का। क्योंकि ऊंचाई है, पर्वत है, और समुद्र का किनारा भी है, तो एक अलग तरीके की इकोलॉजी यहाँ डेवलप हुई। समुद्र के किराने किनारे की वजह से तो यहाँ पर बारिश होती है ज्यादा, और ऊंचाई की वजह से यहाँ तापमान सामान्य रहता है, ना तो बहुत ठंडा होता ना बहुत गर्म होता, यानी नॉर्मली ठंडक रहती है। अगर हम लोग बाकी एरिया से बात करें तो क्योंकि पर्वत है,
ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। इसलिए एक यूनिक टाइप की यहाँ क्लाइमेट देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ यूनिक टाइप के फॉरेस्ट भी और यूनिक टाइप के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। तो आप लिखना। अच्छा, इसका एक और नाम भी है। अगर आप मैप में देखोगे तो सह्याद्री भी लिखा मिलेगा। ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, ज्योग्राफी में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट का नाम ही सह्याद्री है। ठीक है। यहां पर एक यूनिक टाइप की क्लाइमेट है। अब एक चीज मिस कर गए तुम, कि पहाड़ भी तो है यहाँ। तो जहां पहाड़ होंगे वहां तापमान कम होने लगेगा या नहीं? यस सर। जो तुमने बताया वो बिल्कुल सही है। ये एक बिल्कुल ट्रेंडिंग बात है। लेकिन इसीलिए तो यूनिकनेस विकसित हो गई यहाँ पे, कि तापमान यहाँ ना तो ज्यादा रहता ना कम रहता। ऊपर से बारिश ज्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ एक अलग तरीके के जंगल विकसित हुए, अलग तरीके के फॉरेस्ट विकसित हुए। शोलाज वन कहते हैं इसीलिए यहाँ पर, अभी लिखवाऊंगा आगे उन्हें। इन वनों को, वेस्टर्न घाट में जो वन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको शोला वन कहते हैं। शोला वन इसीलिए इसे नाम दिया गया क्योंकि ये यूनिक वन है। ऐसे जंगल हैं जहां बारिश भी ज्यादा होती है और तापमान भी कम होता है। मतलब बहुत कम नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होता है। जैसे औसत तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा। कभी आप ऊटी, या उसके बारे में आपने सुना हो, ऊटी के या कोडे कनाल के। ये हिल स्टेशन के रूप में इसीलिए डेवलप हुए। यहाँ इसीलिए कॉफी खूब मिलती है, अलग अलग टाइप के कॉफी के मिलेंगे जंगल। भारत में यही मिलती है कॉफी, बढ़िया कर्नाटका में विकसित होती है। और चाय इसीलिए यहाँ अलग टाइप की देखने को मिलेगी। चाय यहाँ की अलग प्रकार की इसीलिए होती है। तो ये एरिया बिल्कुल यूनिक है। ठीक है ना।